देखो स्टूडेंट, अभी हम लोग रिकन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप का 19 नंबर तक क्वेश्चन देखा। अब अगला कंसेप्ट है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित है। तो स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपके एग्जाम के लिए भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। इसको आपको थ्योरी के रूप में याद रखना है। तो इसको मैं एक शॉर्टकट, इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 जितना पॉइंट लिखा हूँ इतना याद रखिएगा। या इसको मैं डिटेल पढ़ रहा हूँ, हिंदी में आप अपने किताब में ही देख लीजिएगा। सबसे पहले है इसकी विशेषता के बारे में। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, इसकी विशेषता क्या है, क्या है ये अकाउंट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। यह एक नाम मात्र खाता है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन टाइम ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी के पुनर्गठन के समय यह खाता बनाया जाता है। लॉसेज ड्यू टू डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो ये खाता है ना, इसके डेबिट पक्ष में वे सभी लॉसेज जो संपत्तियों के मूल्य में कमी के कारण उत्पन्न होता है तथा दायित्वों के मूल्य में वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है, वे सभी लॉसेज को इस खाते के डेबिट पक्ष में रिकॉर्ड किया जाता है। इसी के उल्टा जितने अगर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो जाए, दायित्वों के मूल्य में कमी हो जाए, तो इसके कारण जो प्रॉफिट होगा वो इस खाते के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, अर्थात लिखा जाएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। स्टूडेंट, जो भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अर्थात अलिखित दायित्व होगा, इसका मतलब एक तरह से बर्डन, एक तरह से लोन पैदा हो जाता है अचानक, तो इसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। इसी के उल्टा कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स पैदा हो जाए रिकन्स्टिट्यूशन के समय, साझेदारी के पुनर्गठन के समय, तो यह प्रॉफिट माना जाता है। ऐसे इस खाते के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और अंत में एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ट्रीटेड एज प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। स्टूडेंट, जब सारे चीज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं तो इस खाते के क्रेडिट साइड का जो अगर डेबिट साइड पर आधिक्य होता है तो वो प्रॉफिट माना जाता है, जिसे सभी साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट दिए जाते हैं। इसी के विपरीत यदि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो जाए तो लॉस माना जाता है, उसे भी पुराने साझेदारों में पुराने अनुपातों में बांट दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का बहुत MVVI ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट। इसको आप किताब से देख लीजिएगा, इसका नोट बना लीजिएगा कि पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं। ठीक है, हालांकि इसकी ज़रूरत एडमिशन चैप्टर में भी है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। तो स्टूडेंट, अगले 3 चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको समझना है, और यही सीख लिए तो अब 3-4 चैप्टर में इसका काम देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। मतलब ख्याति का लेखांकन व्यवहार क्या होगा। स्टूडेंट, जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो चाहे लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण हो पुनर्गठन या रिकन्स्टिट्यूशन, या किसी साझेदार के एडमिशन के समय रिकन्स्टिट्यूशन हो,
रिटायरमेंट के समय रिकन्स्टिट्यूशन हो या डेथ के समय साझेदारी का पुनर्गठन या रिकन्स्टिट्यूशन हो, तो सभी स्थितियों में ख्याति की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ख्याति का वैल्यूएशन भी और ख्याति के संबंध में लेखांकन भी अगले 3-4 चैप्टर में आपको काम देगा। इसलिए अभी इस चैप्टर में आपको ध्यान से समझ लीजिए, तो अगले 3-4 चैप्टर में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, मैं पहले इंग्लिश में लिखे हैं, इसको हिंदी में समझा देता हूँ और इस पर आप लिख भी लीजिएगा। हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिएगा। एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, किसी साझेदार के लाभानी अनुपात में किसी भी तरह का परिवर्तन का यह परिणाम होता है कि लाभानी अनुपात में साझेदार लोगों के अगर परिवर्तन हो जाए तो इसका परिणाम ये होता है कि कुछ साझेदार, सम पार्टनर गेट बेनिफिटेड, कुछ साझेदार लाभ प्राप्त करने लग जाते हैं, तो दूसरे पक्ष में कुछ साझेदार को हानि होने लग जाती है। स्टूडेंट, लाभानी अनुपात में परिवर्तन होने से कुछ लोग गेन करते हैं तो कुछ साझेदार सेक्रीफाइस करते हैं, तो गेन करने वाले लाभ प्राप्त ज़्यादा करने लग जाएंगे और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको भविष्य में लाभ कुछ कम मिलने लग जाएगी। तो स्टूडेंट, साझेदार में आपस में अविश्वास फिर ऐसी स्थिति में हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अविश्वास न हो तो फिर किसी को नुकसान हो गया, किसी को फायदा है, तो भाई नुकसान वाला कैसे मानेगा, नुकसान वाला को कैसे आप भरपाई करेंगे। साझेदार अपने सहमति से लाभानी अनुपात में परिवर्तन करते हैं, ये बात सही है, परंतु फिर भी किसी भी साझेदार को जो लाभ में के हिस्से में कमी हो रही है, अर्थात वो सेक्रीफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो उसे गेन करने वाले साझेदार द्वारा उसकी कमी की पूर्ति की जाएगी, अर्थात कुछ उसे सहायता की जाएगी, अर्थात उसे कुछ कॉम्पनसेट किया जाएगा, उसको क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो ये क्षतिपूर्ति कौन करेगा? तो वो करेगा, अर्थात गेन करने वाला साझेदार त्याग करने वाले साझेदार को क्षतिपूर्ति करेगा। तो क्षतिपूर्ति कैसे करेगा? तो स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में द गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाई प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो भी साझेदार सेक्रीफाइस कर रहा है उसको गेन करने वाला, लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार को ख्याति की आनुपातिक रकम से क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। अब इस प्रश्न उठता है कि ख्याति की कितनी रकम से क्षतिपूर्ति की जाएगी। स्टूडेंट, एनी पार्टनर हु गेट्स लॉस कैन satisfied by receiving share in goodwill according to their sacrificing ratio। अब स्टूडेंट, वो साझेदार जो लॉस प्राप्त कर रहा है, अर्थात जिसको सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसको लॉस भविष्य में होगा, वह सेटिस्फाइड तब होगा जब उसे ख्याति की रकम में आनुपातिक रूप से, अर्थात स्टूडेंट जिस अनुपात में साझेदार लोग अपने हिस्सा का त्याग करेंगे, उसी अनुपात में अगर उनको ख्याति की रकम से उनकी भरपाई की जाए तो त्याग करने वाले साझेदार या सेक्रीफाइस करने वाले साझेदार संतुष्ट हो पाएंगे और फिर भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ लिख भी दिए हैं स्टूडेंट, सो अमाउंट ऑफ गुडविल पेज वाइटल रोल plays PLAYS plays
वाइटल रोल इन दिस कनेक्शन। ख्याति जो है इस संबंध में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इट मीन्स इट इज नेसेसरी टू रिवैल्यूएट द अमाउंट ऑफ गुडविल। इसका मतलब यह हुआ कि ख्याति की रकम का मूल्यांकन किया जाए, और ये मूल्यांकन बहुत सावधानी से करना चाहिए। स्टूडेंट किसी साझेदार को क्षतिपूर्ति करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, किसी तरह का विवाद अगर हो जाए दो आदमी में, दो चार लोगों में, तो उस विवाद का निपटारा कोई न कोई पंच के द्वारा कराया जाता है। तो स्टूडेंट ऐसा समझ लो, कोई पंच अगर वैल्यूएबल है, वो पंच अगर समझौता करा देता है दो आदमी के विवाद में, तो फिर लोग सेटिस्फाइड हो जाता है, मान जाता है। उसी तरह स्टूडेंट अगर साझेदारों में किसी को गेन हो, किसी को सेक्रीफाइस हो, तो सेक्रीफाइस करने वाले को नुकसान होता है। सेक्रीफाइस करने वाले को नुकसान होता है, तो उस नुकसान की पूर्ति ख्याति की रकम द्वारा की जाती है। ख्याति एक तरह से पंच का रोल अदा करता है, इसलिए ख्याति की रकम का मूल्यांकन किया जाना अति आवश्यक है। अब स्टूडेंट ख्याति की रकम का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? तो स्टूडेंट 3 स्टेप इसमें है। ऐसे ख्याति के मूल्यांकन के संबंध में एक पूरा चैप्टर ही आपने पढ़ा है कि ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो चलिए इस संदर्भ में ख्याति का मूल्यांकन ऑलरेडी करके दिया हुआ रहेगा। कभी कभी करने की जरूरत भी पड़ जाती है, लेकिन ज़्यादातर चांस होता है कि ख्याति की रकम ऑलरेडी दी हुई रहती है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होगा, तो वहाँ पर हम लोग सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे। तो पहला स्टेप तो हो गया, सेक्रीफाइस गेन निकालेंगे। दूसरा स्टेप हो गया स्टूडेंट, पहला स्टेप हो गया सेक्रीफाइस गेन निकाल लो। दूसरा स्टेप हो गया कि अगर गुडविल दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो गुडविल की रकम फाइंड आउट कर लो। अगर निकालने की ज़रूरत भी हो तो एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट द्वारा, कैपिटलाइजेशन मेथड द्वारा। भाई अगर नहीं है तो आपको खुद गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी वैल्यूएशन करके दिया हुआ रहेगा। तीसरा स्टेप है कि गेनिंग, अब एक जर्नल एंट्री पास कर लेना है। ख्याति के लेखा क्या होगा? तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट अर्थात गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अर्थात बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग, अब एग्जाम्पल नंबर आप खुद देखिएगा गुडविल का। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 20 से स्टार्ट करेंगे। इसका एग्जाम्पल 1-2 दे के आप लोग संतुष्ट हो जाइए। तब तक होगा, फिर मैं कल आपको इससे संबंधित ऑडियो बनाऊंगा, जिसमें 20 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन बना के कैसे, तो आप खुद समझ सकते हो, ये हल्का कंसेप्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।